आयोग द्वारा जो लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके बारे में। जो अभी चुनाव हो रहे हैं, नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी की गई है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। कौन सी दोस्तों? इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री ने किया है देश की पहली अंडर वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन अभी किया गया है कोलकाता में। उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्ति की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण पर विशेषज्ञ समिति। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या होता है दोस्तों? गोडावन के संरक्षण करने के लिए, क्योंकि गोडावन की जो प्रजाति है वो क्या हो रही है, लगातार लुप्त होने की कगार पर है, और इसके संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठन की गई है ताकि इनका बचाया जा सके। मंत्रिमंडल ने दी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी। बिग कैट अलायंस क्या है दोस्तों? बिग कैट जो चीता है, जगुआर है, बाघ है, यानी जो बिल्ली की श्रेणी, बिग बड़ी बिल्लियों की श्रेणी में आते हैं, उनके अलायंस की स्थापना को मंजूरी अभी दी गई है। उनके बारे में अपन जानेंगे। चुनाव आयोग ने साझा की इलेक्ट्रल बॉन्ड की जानकारी। अभी बहुत ज़्यादा चर्चित में इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड अपन अच्छे तरीके से जानेंगे, और इसकी चर्चा अपने गत सेशन में भी की थी अच्छे तरीके से, विस्तारपूर्वक तरीके से। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की समिति ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। जो अपने पूर्व राष्ट्रपति थे कौन? रामनाथ कोविंद जी। उनके तत्वाधान में एक समिति गठित की गई थी एक देश एक चुनाव को लेकर। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है अभी राष्ट्रपति जी को सौंपी है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ है वो अपन जानेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 49M के नियमों की अधिसूचना भी जारी की गई है, उसके बारे में अपन जानेंगे। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, इतना ही अपने को याद रखना है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भी बताए गए, इसके बारे में अपन जानेंगे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च। ये फ्यूल सेल फेरी क्या है, इसे जानने के लिए आप सेशन में बने रहें। अपने अच्छे तरीके से टू द पॉइंट कवर करेंगे। बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी अर्जित करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है सेशन के अंत तक बने रहें। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या है, कितने बेरोजगार है, कितने रोजगार है, अभी 2024 में इसकी रिपोर्ट जारी हुई है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आइए रुक करते हैं आज के अपने पहले बिंदु की तरफ। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा 16 मार्च 2024 को की है। कब किया दोस्तों? 16 मार्च 2024 को की है। ECI ने इसके अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की। अब कौन कौन से राज्यों में? लोकसभा के साथ साथ 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा भी चुनाव होने हैं, और 26 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा की है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित उक्त कार्यक्रम के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम, उक्त चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 543 लोकसभा सीटों पर मतदान 7 चरणों में संपन्न होगा। दोस्तों लोकसभा चुनाव है वो पूरे अपने देश में कितने चरणों में संपन्न होंगे? तो वह 7 चरणों में संपन्न होंगे, और इनकी गणना है वो कब की जाएगी? 4 जून 2024 को इसकी गणना होगी। जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव की मतगणना कब होगी? 2 जून को होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और लोकसभा चुनाव भी अभी जो चल रहे हैं वो कितने चरणों में होंगे? 7 चरणों में होंगे। वो एक बार अपन जान लेते हैं। पहले चरण का चुनाव कब है? 19 अप्रैल 2024 को, जो आज किया है। चरण सेकंड है 26 अप्रैल 2024 को। चरण थर्ड है 7 मई 2024 को। चरण फोर्थ है 13 मई 2024 को, और चरण 5 20 मई को। चरण 6 25 मई को, और चरण 7 1 जून को। इस प्रकार कौन कौन से चरण में कितने लोकसभा क्षेत्र है वे भी अंकित किए गए हैं, लेकिन अपने परीक्षा की दृष्टि से इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। पहले चरण में कुल कितने राज्य होंगे, फिर उसके बाद सब अपने को बताए गए हैं। तो इस प्रकार ये 7 चरणों में अपने को यही जानकारी रखनी है कि कितने चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। तो 7 चरणों में पूरे देश के चुनाव होने जा रहे हैं। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होंगे। इनमें भी बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के लिए मतदान भी 2 चरणों में होगा। इसलिए लोकसभा चुनाव कार्यक्रम 543 के बजाय 544 सीटों का उल्लेख किया गया है।
एक चरण में मतदान वाले राज्य, केवल एक ही चरण में 22 राज्यों का मतदान होगा, वो निम्नलिखित है दोस्तों। 22 राज्यों का क्या होगा? केवल एक ही चरण में मतदान होगा। और जिनका 2 चरण में मतदान होंगे वो कितने राज्य हैं? वो 4 राज्य हैं, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। 3 चरणों में जिनके चुनाव होंगे वो है छत्तीसगढ़ और असम। 4 चरण में मतदान होंगे वहाँ है उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। 5 चरण में चुनाव होंगे वो है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। और 7 चरण में मतदान वाले राज्य कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं। 4 राज्य में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम है। 4 राज्यों में क्या होने हैं दोस्तों? विधानसभा चुनाव भी होने हैं। कौन से? एमएलए वाले। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनमें विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अरुणाचल प्रदेश की 60 और सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को संपन्न होगा। आज विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 175 हैं। में भी मतदान एक चरण में 13 मई 2024 को करवाया जाएगा। आंध्र प्रदेश में वोटिंग कब होगी? 13 मई 2024 को। और बात करें उड़ीसा की तो 147 सीटों के लिए 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस प्रकार 4 चरणों में होगा। कुल कितने चरणों में? तो 4 चरणों में होगा। विधानसभा अवधि, आंध्र प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल 11 जून 2024 तक और उड़ीसा का कार्यकाल है वो 24 जून 2024 तक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 तक है। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष विधानसभा कार्यकाल होते हैं, जिनमें से इन विधानसभाओं की 11 जून, 24 जून और 2 जून को लेकर इनकी क्या होगी? कार्यविधि है वो समाप्त होने वाली है। तो ये अपन ने जाना है। मैं मुख्यतः अपने को याद रखना है। एक बार अपने रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। और लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? तो 7 चरणों में ये संपन्न होने वाले हैं। और 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण अपन जान चुके हैं। 4 चरण, 5 चरण, 7 चरण। लेकिन इनमें से जो मेन है वो अपने से ये पूछा जाएगा 2 चरण में मतदान होने वाले, क्योंकि इसमें अपने क्या है? राजस्थान सम्मिलित है, इसलिए ये अपने को ध्यान में रखना है। और 26 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा? उपचुनाव किया जाएगा। कौन सी लोकसभा है? तो दोस्तों 18वीं लोकसभा ये होने वाली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की तरफ। राज्य व विधानसभा सीटों में जहां उपचुनाव होने हैं वो 26 सीटों पर होने हैं। और मतदान एक दृष्टि, देश में वर्तमान में लगभग 96.8 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ तो पुरुष हैं और 47.1 करोड़ महिला मतदाता है। और 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाता है वो 82 लाख हैं। और ट्रांसजेंडर 48,000 हैं। देश में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ युवा हैं। और इसी प्रकार युवा मतदाताओं की संख्या 19.74 करोड़ है। सर्विस वोटर है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, उनके वोट कितने हैं? 19,01 वोटिंग है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। नागरिक संशोधन कानून की अधिसूचना जारी। दोस्तों अभी नागरिकता संशोधन कानून को भी अधिसूचना जारी की गई है। वो कब की गई? 11 मार्च 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना और उन्हें अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल प्रदान करना। नागरिक संशोधन कानून के तहत केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रताड़ित और गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस प्रकार ये अधिसूचना जारी की गई है। ये कब की गई है दोस्तों? तो 11 मार्च 2024 को यह अधिसूचना जारी की गई। इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन का उद्घाटन। ये दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कब किया गया है? तो 5 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन संगारेड्डी तेलंगाना में लगभग 6800 करोड़ की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर किया गया। ये दोस्तों 1212 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और यह
पारादीप से हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन के नाम से जानी जाएगी और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरेगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, कहाँ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से और तेलंगाना से होकर गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने उपयुक्त के अतिरिक्त हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। इस पाइपलाइन के साथ साथ नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का भी क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री ने किया देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में, कहाँ पर दोस्तों, कोलकाता में 6 मार्च 2024 को किया गया है। कब किया गया है? 6 मार्च 2024 को। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो पानी के अंदर चलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान मेट्रो मार्ग पर मेट्रो की सवारी भी की। कोलकाता से हावड़ा के मध्य, कहाँ से दोस्तों, कोलकाता से हावड़ा के मध्य चलने वाली इस मेट्रो के 520 मीटर का सफ़र हुबली नदी में तल से 13 मीटर नीचे बनी टनल में पूरा होगा। 520 मीटर की यह टनल है और जो अपना तल है, धरातल है, वहाँ से कितने मीटर, 13 मीटर नीचे यह टनल बनी हुई है जहाँ से यह ट्रेन चलेगी, मेट्रो चलेगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने लिए। और इस परियोजना में कुल कितना खर्चा वहन हुआ है, तो 15,400 करोड़ की इसमें लागत आई है कि कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का दुहाई मोदीनगर खंड तथा रूबी हॉल क्लिनिक से रामबाड़ी खंड तक पुणे में मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर भी क्या चलाई गई है, मेट्रो चलाई गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त की ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण को लेकर एक विशेषज्ञ समिति। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई में इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, ताकि इसका संरक्षण किया जा सके, यह प्रजाति लुप्त न हो, इसके संरक्षण के लिए विशेषज्ञ समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। और अदालत ने इनको लेकर अभी रिपोर्ट भी मांगी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। मंत्रिमंडल ने भी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी। बिग कैट अलायंस दोस्तों क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिल्ली से बड़ी बिल्ली जैसी प्रजातियां हैं लेकिन वो बड़ी है, जैसे चीता है, बाघ है, शेर है, जगुआर है, इनको लेकर क्या है, उनका संरक्षण हो सके, उनके भविष्य को लेकर सुनिश्चित किया जा सके, उनको सभी सुविधाएं मिले जंगल में, इनके लेकर विचार विमर्श करने के लिए एक क्या किया गया है, बिग कैट अलायंस को मंजूरी दी गई है। ये IBCA कब दोस्तों, 19 फरवरी 2024 को, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसका मुख्यालय क्या होगा दोस्तों, भारत में होगा। यह इंटरनेशनल लेवल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसका मुख्यालय क्या होगा, भारत में होगा। इसलिए यह एक अपनी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। उद्देश्य है बड़ी बिल्लियों और उनके द्वारा फलने फूलने वाले परिदृश्यों को, भविष्य को सुरक्षित बनाना, जैसा कि मैंने आपको बताया है। बिग कैट में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जुआर और चीता आते हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर यह इस अलायंस की स्थापना की गई है। अब जानेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में। ये दोस्तों मोदी जी सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्टार्ट किए गए हैं। इसमें है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होती है, जो अपनी बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, चंदा देती है चुनाव लड़ने के लिए इन सभी राजनीतिक पार्टियों को। तो किस पार्टी को कितना चंदा देती है, कौन सी पार्टी, इस प्रकार पारदर्शिता रहे, इसलिए यह प्रक्रिया प्रारंभ की थी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। और अभी यह काफ़ी चर्चा में है क्योंकि विपक्ष से दल है वो लगा रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जानकारी मांगी कि कौन सी कंपनी ने कौन सी पार्टी को कितना चंदा दी है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर SBI ने अपनी रिपोर्ट सुपुर्द की है, जिसमें भाजपा को 6,060 करोड़ रुपए चंदा मिला है, तृणमूल कांग्रेस को 1,609 करोड़ रुपए चंदा मिला है और कांग्रेस को 1,421 करोड़ चंदा मिला है। और इस प्रकार सभी पार्टियों को चंदा दिया गया है। और जो चंदा देने वाली सिर्फ 10 कंपनियां हैं वो यहाँ पे भी मेंशन की गई है। सबसे ज़्यादा जो चंदा दिया फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज PR 1,368 करोड़ रुपए, मेगा इंजीनियर
ने भी दिए हैं, और किक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिए गए, वेदांता लिमिटेड द्वारा, हल्दिया, इस पर इन तमाम कंपनियों के द्वारा क्या दिया गया, चंदा दिया गया है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति ने रिपोर्ट अभी राष्ट्रपति जी को सौंपी है। क्या है इस रिपोर्ट में? 18,626 पेजों की यह रिपोर्ट। अपने 700-800 पेज की एक बुक होती है, उसे पढ़ने में बहुत जोर आता है, अपने सोचते हैं और उसमें भी अंगड़ाई लेते रहते हैं कि ये कैसे पढ़ें। और यहाँ पे राष्ट्रपति होने के बावजूद भी इन्होंने देखो 18,626 पेजों की रिपोर्ट बनाई है, उसका अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है। तो कुछ करने के लिए क्या है, तपना पड़ता है। अगर अपने को सूर्य जैसा चमकना है तो पहले उसकी तरह जलना भी होगा। तो ऐसा जोश और जुनून बनाए रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तमाम चीज़ें सॉल्व होने वाली है और अपने भी जल्द कुर्सी पर बैठने वाले हैं। और इसी शुभकामनाओं के लेकर और सभी मेरे साथियों के भविष्य को लेकर मैं ईश्वर से वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी मेरे साथी हैं जल्द से जल्द इस राजकीय सेवा में चयनित हो। एक देश एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस समिति का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इस उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की कि देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। समिति के अनुसार 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। समिति ने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा के अगर चुनाव हो जाते हैं तो इसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर अंदर नगर पालिका और पंचायत चुनाव, यानी नगर पालिका वाले चुनाव भी और सरपंच उप सरपंच वाले भी चुनाव हो जाने चाहिए। यह रामनाथ कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो इस रिपोर्ट में कुछ अनुच्छेद को लेकर भी चर्चा की गई है ताकि उनमें संशोधन करना पड़ेगा अगर यह अमेंडमेंट लागू होता है तो। संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 83 में, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, विधानमंडलों की अवधि संबंधित अनुच्छेद 172 और विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद 327। इनको में भी संशोधन करने की क्या की गई है, सिफारिश की गई है। नेक्स्ट दोस्तों अपने लिए फैक्ट है लोकसभा की पहली बैठक के एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति 324A के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और उसे निर्धारित तिथि कहा जाएगा। कि दोस्तों जिस दिन लोकसभा की पहली बैठक होगी उसे क्या कहा जाएगा, निर्धारित तिथि कहा जाएगा। और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा, जो कि अभी भी 5 वर्ष है। एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र को सक्षम करने के लिए अनुच्छेद 325 में संशोधन किया जाएगा। सभी राज्य विधानसभाओं कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2019 तक बढ़ाया जाए, ऐसा भी रामनाथ कोविंद जी ने बताया है। वन्य जीवन अधिनियम की धारा 49M के नियमों की अधिसूचना जारी की गई है। इस 49M में क्या है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी 2024 को यह जारी की गई कि वन्यजीव प्राणियों का संरक्षण, उनके आवास के प्रबंधन और वन्य जीवों के विभिन्न वर्गों से प्राप्त उत्पादों के व्यवहार को अधिनियमित और नियंत्रित करने के लिए कानूनी संरचना प्रदान करना है। कि जो दोस्तों वन्य प्रजातियों क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए, उनके आवास का भी प्रबंधन किया जाए और विभिन्न वर्गों के लेकर जो उनसे उत्पाद बनाए जाते हैं, व्यापार को अधिनियमित भी किया जाना चाहिए और नियंत्रण भी किया जाना चाहिए ताकि इन जो वन्य जीव हैं इनका शोषण न हो और इनकी जो प्रजातियां हैं वो बनी रहे। इनको लेकर यह इस धारा में संशोधन किया गया है। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी। दोस्तों अपने लिए चिंताजनक विषय है कि दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी अभी घोषित की गई है और बिहार का बेगूसराय है वो विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है। ये अपने लिए 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इसके बाद जो अपने लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि जो टॉप 3 शहर है विश्व के, टॉप 3 शहर है जो विश्व के प्रदूषित है वो 3 सारे कहाँ के हैं, तो भारत के हैं। टॉप 4 ले सकते हैं अपने, बेगूसराय, गुवाहाटी, दिल्ली और मुल्तानपुर। चारों के चार टॉप 4 शहर हैं वो चारों के चारों भारत के हैं और वो क्या हैं, प्रदूषित हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर अपने से प्रदूषित राजधानी पूछे तो अपने नई दिल्ली, अगर शहर पूछे तो बेगूसराय बिहार का।
ये अपन बताएंगे। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, शीर्षक है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। जारी किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है और 26 मार्च को ये जारी की गई थी। और अभी बताया है कि 2000 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगभग 35.2% थी, जो बढ़कर 65.7% हो गई है। विगत 22 वर्षों में पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी 12% बढ़ी है। इस प्रकार ये अपने को आंकड़े ध्यान में रखने हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च। यह दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी रूप से हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी तमिलनाडु के थूथुकुडी में 28 फरवरी 2024 को इसका शुभारंभ किया गया है। हरित नौका पहल के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित इस जहाज को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए तैनात किया जाएगा। इस जहाज को कहाँ पे किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तैनात किया जाएगा। और ये किसने बनाई है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने यह बनाई है। और तमिलनाडु के थूथुकुडी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है, जिसका अध्ययन अपने गत सेशन में किया था कि तमिलनाडु का थूथुकुडी है वो हाल ही में किस लिए चर्चित था। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको मैं याद दिला दूं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नो योर कैंडिडेट ऐप। दोस्तों जो ये अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो इसके तहत एक नो योर कैंडिडेट ऐप बनाया गया है। इस KYC ऐप के ज़रिए अपने क्या कर सकते हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार है उसका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, कितनी इसकी संपत्ति है, कितना ये पड़ा है, क्या कुछ इसके पास है, तो ये अपने इस ऐप से जान सकते हैं। नो योर कैंडिडेट यानी अपने कैंडिडेट को जाने, उसके बारे में सारी जो जानकारी वो अपने इसे अर्जित कर सकते हैं। असम के 4, अरुणाचल प्रदेश के 3 और नागालैंड के 8 जिलों में अप्सपा 6 महीने तक बढ़ाया गया। अप्सपा क्या है? 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। दोस्तों अप्सपा कहाँ लागू किया जाता है? अप्सपा जहाँ पर क्या आतंकी घटना को लेकर या अशांति को लेकर जहाँ पर भी संवेदनशील इलाका लगता है, वहाँ पर क्या है, गृह मंत्रालय द्वारा उसे अप्सपा लगा दिया जाता है। इस अप्सपा के बारे में अपन जान लेते हैं। अप्सपा क्या है? अप्सपा अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों के कार्मिकों को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए आवश्यक समझे जाने वाली तलाशी लेने, गिरफ्तार करने की शक्तियाँ देता है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अप्सपा के तहत किसी भी क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाता है। अगर दोस्तों जिस क्षेत्र में अप्सपा लागू कर दिया जाता है, जैसे आपने बोलते हैं ना धारा 144 लागू होगी, वैसे ही एक क्या है कानून है अप्सपा, जो क्या है संवेदनशील इलाकों में पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्टेट में लगता है। जो भी अशांत क्षेत्र लगता है वहाँ की आर्मी द्वारा उसे क्या अप्सपा लागू करवा दिया जाता है। और हम तब किसी संस्था की व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की अपनी तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अपने को अगर संदेह लगता है तो उसे अपन क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इस प्रकार शांत क्षेत्र बनाने के लिए क्या किया जाता है, अप्सपा लागू किया जाता है। वो इन राज्यों के इन जिलों में कितने कुल, असम के 4, अरुणाचल प्रदेश के 3 और नागालैंड के 8 जिलों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। भारतीय वायुसेना का इमरजेंसी लैंडिंग परीक्षण। दोस्तों इमरजेंसी लैंडिंग परीक्षण भी क्या किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के बापटाला जिले के पिचिकाल गुडीपाडू के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर विमानों की आपात लैंडिंग का सफल परीक्षण 18 मार्च 2024 को किया गया है। इसमें 2 मालवाहक AN-32 और डोनियर ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। कोचरब आश्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम को पुनर्विकसित कर कोचरब आश्रम का उद्घाटन 12 मार्च 2024 को किया है। जो दोस्तों साबरमती आश्रम था उसको पुनः रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और उसका नाम क्या रख दिया, कोचरब आश्रम रखिए। और उसका उद्घाटन कब किया है, 12 मार्च 2024 को किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। शेरनी। वैज्ञानिक और संकाय के बीच लैंगिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र ने सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शेरनी, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, जिसे फुल फॉर्म क्या है शेरनी, 9 मार्च 2024 को लॉन्च किया है।
यह पहल विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिक का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या मिले, महिला को भी समान प्रतिनिधित्व मिले। तो उसको लेकर यह क्या किया गया है, इस पहल को शुरू किया गया। द्वारका एक्सप्रेस 8 लेन का दोस्तों ये एक्सप्रेस वे है, 19 किमी लंबा है, जो हरियाणा खंड में 10 किमी है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बसई रेल और से 8.7 किमी लंबे इस ROB से खेड़की दौला तक 2 पैकेज इसमें शामिल है, जिसका उद्घाटन अभी किया गया है। सेला टनल दोस्तों कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत विकसित उत्तर पूर्व कार्यक्रम के दौरान सेला सुरंग की परियोजना को 9 मार्च 2024 को राष्ट्र को समर्पित की है। और यह जो सेला टनल है वो BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो सेला टनल है यह भी। और इसकी कुल लंबाई 11.84 किलोमीटर है और इसकी नींव 2 फरवरी 2019 में रखी गई थी और इसका उद्घाटन अभी कर दिया गया है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ये अपने को ध्यान में रखना है। लाचित बोरफुकन क्या है दोस्तों, अभी अपन जानकारी कर लेते हैं। असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लाचिन बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 9 मार्च 2024 को किया गया है और इस प्रतिमा को वीरता की प्रतिमा कहा गया है। प्रतिमा का निर्माण राम बंजित सुतार द्वारा किया गया है। ये कौन थे दोस्तों, लाचित बोरफुकन। तो ये अहोम साम्राज्य के एक महान सेनापति लाचित बोरफुकन ने वो 1671 ईस्वी की सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है। तो ये असम के हैं, एक सेनापति थे, उनकी क्या प्रतिमा बनाई गई है। निमू पदम दारचा दोस्तों, ये एक दर्रा है, इस दर्रे का सड़क का निर्माण किया गया जो मनाली को लेह से जोड़ेगा। तो इसे नाम क्या दिया, निमू पदम दारचा, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। यह सड़क सिकुला दर्रे से होकर गुजरती है, जिस पर BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सुरंग का काम शुरू होने वाला है। सिकुला सुरंग का निर्माण शुरू होने के साथ यह लद्दाख के तीसरी सभी मौसम में खुली रहने वाली धुरी स्थापित हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों ये अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनके बारे में अपन जाना। एक बार मैं आपको रिकैप करवाते था 2 मिनट में। लाचित बोरफुकन ये अहोम सेनापति थे असम के, तो वहाँ पर इनकी 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सेला टनल के बारे में आपको अभी ध्यान रखना है, कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर बनी सबसे लंबी सुरंग सेला टनल है। बस इतना ही अपने को फैक्ट में ध्यान में रखना है। और द्वारका एक्सप्रेस इतना कोई ज़रूरी नहीं है। कोचरब आश्रम, जो कोचरब आश्रम है वो साबरमती आश्रम को दोबारा बनाया गया और उसका नाम कोचरब आश्रम रख दिया गया और जिसका उद्घाटन 12 मार्च 2024 को किया गया है। शेरनी दोस्तों एक पहल है कि वैज्ञानिक क्षेत्र में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, समान लैंगिक असमानता को पिछाड़ते हुए कि महिलाएं भी क्या हुई वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे हैं, तो उनके लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। शेरनी तो महिलाओं से रिलेटेड है। और अपस्पा नो योर कैंडिडेट है, अपने जो भी विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं तो इस ऐप के द्वारा अपने उम्मीदवार का अपने पूरी बायोडाटा जान सकते हैं। देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च, यह जहाज़ है जो कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसे उत्तर प्रदेश वाराणसी को सौंपा जाएगा। और अब अगर बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है और टॉप 4 शहर वो भी कौन से हैं, भारत के हैं। बेगूसराय है, गुवाहाटी है, दिल्ली है और मुल्तानपुर, ये चारों के चारों का है भारत के हैं। और रामनाथ कोविंद जी की एक देश एक चुनाव की जो रिपोर्ट है वो किसने गठित की है, किसकी अध्यक्षता में, तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। तो इसमें तमाम जो अपने लिए जानकारी थी उसको अपने पढ़ा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी कि ग्रेट गोडावन का क्या किया जाए, अधिक से अधिक संरक्षण किया जाए ताकि इनकी प्रजाति लुप्त न हो। और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कोलकाता में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, कोलकाता में किया गया है। उसके बाद अपने जाना है चुनावों के बारे में। लोकसभा चुनाव है वो देश में 7 चरणों में होने वाले हैं और इसके साथ 4 विधानसभा में भी होने वाले हैं। वो कौन कौन सी विधानसभाएं, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। इस प्रकार अपने तमाम जो बिंदु थे उनको अच्छे तरीके से जाना है। और कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइएगा, क्योंकि जो आपका कमेंट है वो और उत्साह
और जोश और जुनून भरते हैं ताकि मैं आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से कंटेंट लेकर उपस्थित हो सकूँ। और जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है दोस्तों लोकसभा चुनाव। तो अभी कितनी लोकसभा चुनाव के होने जा रहे हैं, तो 18वीं लोकसभा के लिए क्या होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं। तो आप भी मत का प्रयोग कीजिएगा और देश को विकासशील से विकसित की ओर बढ़ाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।